नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है वो फाइनल कर दी गई है। दिसंबर के लास्ट वीक से यह जो परीक्षा है वह स्टार्ट हो जाएगी। तो जो एग्ज़ाम है वह काफ़ी नज़दीक आ चुका है आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का। तो इसी एग्ज़ाम को देखते हुए हम जो प्रैक्टिस सेट है वह डेली आप तक पहुंचाएंगे। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है हम डेली बेसिस पर आप तक पहुंचाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट होगा, जिनमें से 25 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना होगा। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में से 25 प्रश्न बिल्कुल सही कर लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है वह काफ़ी अच्छे लेवल की है। तो इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा तथा हमें बताइएगा कि आप इस प्रैक्टिस सेट में से कितना सही कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यह जो प्रैक्टिस सेट होगा हमारा, यह जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पे आधारित, मतलब इसमें जीके के प्रश्न होंगे, जीएस के भी प्रश्न होंगे और करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होंगे। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम केवल करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ही कवर कराएंगे डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो उस सीरीज को भी आप देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। वो स्पेशली बेस्ड होगा आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 2023 क्रिकेट विश्व कप की जो मेजबानी है इनमें से कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह आपको मिलेगा क्वेश्चन, तो आप इसका जवाब दीजिए। तो 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा यह हमारे प्यारे देश भारत में खेला जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा भारत में जो है यह क्रिकेट विश्व कप खेला जाएगा 2023 का। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह 13वां क्रिकेट का विश्व कप होगा जो भारत में खेला जाएगा। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में। कहाँ? तो इंग्लैंड और वेल्स में संयुक्त रूप से यह क्रिकेट खेला गया था, जिसमें जो है फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर विजेता कौन सी टीम बनी थी? तो इंग्लैंड। तो 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप था वह इंग्लैंड ने जीता था, फाइनल में किसको हराकर? तो न्यूजीलैंड को हराकर। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा अगला जो विश्व कप होगा वह भारत में खेला जाएगा 2020 मतलब 2023 का। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अब यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं आगामी कौन कौन से मुख्य आयोजन है जो भारत में किए जाएंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बन सकता है। तो आगे आने वाले वर्षों में कौन कौन से आयोजन है जो भारत में किए जाएंगे, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम 2022 के साल की बात करें तो 2022 के साल में किसका किसका आयोजन भारत में किया जाएगा? तो एक है इंटरपोल की जो मीटिंग है, आप ध्यान दीजिएगा। इंटरपोल की जो मीटिंग है यह भारत में की जाएगी 2022 में। और इसके बाद जो है आपका 2022 में इंटरपोल की मीटिंग होगी। उसके अलावा आपका वर्ल्ड जो डेयरी समिट है, आप ध्यान दीजिएगा, जो वर्ल्ड डेयरी समिट है, आप ध्यान दीजिएगा, जो वर्ल्ड डेयरी समिट है 2022 की, यह भी भारत में आयोजित की जाएगी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम 2023 की बात करें तो मैंने आपको बताया 2023 में क्रिकेट विश्व कप भारत में खेला जाएगा। और G20 जो शिखर सम्मेलन होगा अगला भारत में कब आयोजित किया जाएगा? 2023 में। आप ध्यान दीजिएगा, 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन होगा यह भारत में आयोजित किया जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा 2023 में ही जो होगा पुरुषों का विश्व कप वह भारत में खेला जाएगा। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। पुरुषों का जो विश्व कप होगा हॉकी का पुरुषों का जो विश्व कप होगा 2023 का, यह भी भारत में खेला जाएगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आप ध्यान दीजिएगा, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है 2021 की, यह भी भारत में आयोजित की जाएगी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इतने सारे आयोजन है भारत में किए जाएंगे, इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 28 फरवरी के दिन जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहला जो ओलंपिक खेल था यह कहाँ पे आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में। कहा? तो यूनानी, मान लीजिए यूनान का एक शहर था एथेंस। कहाँ पे? तो यूनान का एक शहर है एथेंस, यहीं पे जो है 1896 में जो है पहला ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम आपको बताएं 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाला था उसको रद्द कर दिया गया था कोरोना वायरस के चलते। अब यह जो गेम होगा 2021 में आयोजित किया जाएगा टोक्यो में। कहाँ पे? तो टोक्यो में 2021 में जो है अगला
जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसरो का जो मुख्यालय या कहाँ पे मिलेगा? तो इसरो का मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। बेंगलुरु में जो है आपको इसरो का मुख्यालय मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसरो का जो मुख्यालय है यह बेंगलुरु में रहेगा, तथा इसरो का फुल नेम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तथा इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो के सिवन जो है इसके वर्तमान में प्रमुख हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता किस वर्ष किया गया था? तो शिमला समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 जुलाई 1972 को किया गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है शिमला समझौता किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म यानी कि विस्तृत रूप आपको बताना है। तो डीबीएमएस का विस्तृत रूप क्या होता है? तो जो डीबीएमएस है इसका विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? तो डीबीएमएस का विस्तृत रूप होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल जो है हमारे भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत रखे गए हैं हमारे संविधान में? तो आर्टिकल 51A यानी कि आर्टिकल 51 क के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में रखा गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा किस संविधान संशोधन के तहत इनको हमारे संविधान में रखा गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, इसी के तहत जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में जब मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था तो टोटल बस 10 ही मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था तब जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वे केवल 10 ही मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे, तथा जो 11वां मौलिक कर्तव्य लेटेस्ट में जोड़ा गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके जो है हमारे भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों के लिए जो है कौन सी समिति बनाई गई थी? तो एक समिति थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। आप ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे ही मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में जगह दी गई थी, तो ये भी समिति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से यहाँ पे होगा कौन सी सहायक नदी है, यहाँ पे होगा तो आपको बताना है किसमें से जो है सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम, चिनाब और रावी, यानी कि उपयुक्त सभी जो हैं ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो झेलम, चिनाब और रावी तीनों नदियां जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो मानसरोवर झील है तिब्बत में, कहाँ पे? तो मानसरोवर झील के निकट से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है, तथा यह जो सिंधु नदी है यह अरब सागर में जाकर मिल जाती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड को कितना प्राचीन यानी कि कितना पुराना माना जाता है? तो हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, यह लगभग 13.8 बिलियन वर्ष जो है प्राचीन माना जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। हमारा जो ब्रह्मांड है यह 13.8 बिलियन वर्ष प्राचीन माना जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यस बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में आपको मिलेगा यस बैंक का मुख्यालय, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। यस बैंक का जो मुख्यालय है ये आपको मिलेगा मुंबई में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध है फुटबॉल से। किससे? तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो जो स्वराज आंदोलन था यह शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा जो है स्वराज मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत का जो रॉकेट प्रक्षेपण पैड है कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि भारत की वह कौन सी जगह है जहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि रॉकेट लॉन्च पैड जो है किस स्थान पे भारत में बनाया गया है? तो तीनों स्थान जो है श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा। श्रीहरिकोटा आपको कहाँ पे मिलेगा? तो श्रीहरिकोटा आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा श्रीहरिकोटा। तिरुवनंतपुरम आपको मिलेगा केरला में। उड़ीसा में कहाँ पे है? तो उड़ीसा में बालासोर जो जिला है यहाँ पे रॉकेट लॉन्च पैड हैं। तो तीनों जगहों पे रॉकेट लॉन्च पैड मिलेंगे आपको भारत में। अगला प्रश्न है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो है इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मिट्टी के अध्ययन को जो है पेडोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है प्रतिवर्ष 21 सितंबर के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष जो है 21 सितंबर के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा है? तो विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है? तो जो विश्व का पहला कैशलेस देश है यह बना है स्वीडन, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। जो स्वीडन है यह विश्व का पहला कैशलेस देश बन गया था। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस और मेमोरी आकार के आधार पर बिना जो है आपको बताना है कि बिग आयरन होगा, सॉरी यहाँ पे, तो बिग आयरन किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो प्रदर्शन और मेमोरी आकार के आधार पर जो है बिग आयरन किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह जो बिग आयरन है एक फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी बिल्कुल सही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1980 में विकसित किए गए पहले सर्च इंजन का नाम बताइए। तो जो पहला सर्च इंजन था यह कब विकसित किया गया था? इसका नाम क्या था? तो आची, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आची था यह पहला सर्च इंजन विकसित किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, भाप इंजन जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो भाप इंजन है या किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो उष्मा जो है गतिकी के प्रथम नियम पर, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम पर जो है भाप इंजन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिसिंग प्रश्न है थोड़ा सा, इसको छोड़ दीजिएगा आप। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दाब की एसआई इकाई यानी कि दाब का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो एसआई मात्रक उसको हम पास्कल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका है हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दाब का जो एसआई मात्रक है उसको हम पास्कल कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्ध्य है, जो वेवलेंथ है, उसकी सीमा किस प्रकाश के बीच होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेवलेंथ होती है, वह किस प्रकाश के मध्य पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य, यानी ऑप्शन जो इसका सी बिल्कुल सही है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य। अगला प्रश्न है, जब अम्ल को संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो क्या रंग दिखता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब अम्ल को संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो कौन सा रंग दिखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लाल रंग दिखता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन से अधातु तरल अवस्था में मौजूद हैं? तो कमरे के तापमान पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु तरल अवस्था में आपको मिलेगा? तो कमरे के तापमान पर जो है जो ब्रोमीन होता है यह एक अधातु होता है। ब्रोमीन जो होता है यह एक अधातु होता है, यह कमरे के तापमान पर आपको तरल अवस्था में मिलेगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ब्रोमीन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, नर में शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो नर में शुक्राणुओं यानी कि जो है शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुषों में यानी कि नर में जो है शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने
रक्त समूह की खोज की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रक्त समूह की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में जो है रक्त समूह की खोज की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो लग्जमबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। लग्जमबर्ग जो है सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, लग्जमबर्ग। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूके के ब्रेग्जिट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टीफन बार्कले इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टीफन बार्कले हैं इनको यूके के ब्रेग्जिट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न हमारा है, भारत अपने पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? तो मैं आपको बता दूं, भारत जो है 2022 में जो है करने वाला था इसकी मेजबानी, परंतु अब 2022 में नहीं करेगा भारत, अब करेगा 2023 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023। भारत जो है 2023 में जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मैं आपको G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी के कुछ और इवेंट बता देता हूं। तो 2020 का जो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? सऊदी अरबिया में। कहाँ पे? सऊदी अरब में 2020 में G20 शिखर सम्मेलन किया गया। वहीं 2021 में कहाँ पे होगा? तो इटली में किया जाएगा। 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं 2022 में कहाँ पे किया जाएगा? तो 2022 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा ये होगा इंडोनेशिया में होगा। 2023 में भारत में होगा और 2024 में आपका होगा कहाँ पे? तो 2024 में ब्राज़ील में होगा। तो ये आने वाले इवेंट भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। जल्दी मिलेंगे हम इसके दूसरे प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।